हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जो टॉपिक मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंडिया श्रीलंका रिलेशन, इंडो श्रीलंका रिलेशन। ये विज़न आया अगस्त महीने से है। देखिए, जो श्रीलंका जो है हमारा नेबर है और चाइना के कारण इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाइना बार बार ट्राई कर रहा है कि हमारे मतलब कि जितने नेबर्स हैं उस पर अपना किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस बनाए, वो चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो। तो उसी तरह श्रीलंका में भी चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने एक रोड मैप बनाया ताकि जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है उसको और सही कर सके, उसको रिपेयर कर सके। बात है कि श्रीलंका के साथ कुछ कुछ स्ट्रेन देखा गया है इंडिया का रिलेशन का, तो इसी कारण ये न्यूज़ में है। तो इसको आप अलग अलग डायमेंशन में इंडिया श्रीलंका रिलेशन को देख सकते हो। पहला है आपका पॉलिटिकल रिलेशन। जब आप पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में बात करते हो तो आप मेंशन कर सकते हो 2020 का वर्चुअल समिट, जिसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था जिसका नाम है मित्रत्वा मगा, जिसमें कि सारे बायलैटरल रिलेशन पे बात हुई थी। फिर अगर आप देखो तो कॉमर्शियल रिलेशन, इसमें आप बात करोगे कि श्रीलंका जो है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर सार्क में देखो तो मतलब जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका श्रीलंका भी पार्ट है और ये सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, अमॉन्ग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। तीसरा है कल्चरल टाइज। कल्चरली भी हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका से लिंक्ड है, चाहे वो बुद्धिज़्म से रिलेट करता हो या हमारा जो हिस्ट्री है उसमें भी हमारा वो लिंकेज दिखता है श्रीलंका के साथ। अशोका ने अपने जो बच्चे थे अशोक के अरहत, महिंद्रा और थेरी संगमित्ता, उनको भेजा था श्रीलंका टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट द रिक्वेस्ट ऑफ किंग देनम प्रिया टिस्सा ऑफ श्रीलंका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म का जो फुटप्रिंट है वो इंडिया के कारण श्रीलंका पहुंचा और श्रीलंका में अब ये एक मेजर रिलीजन है। द स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम्स, स्टडी इन इंडिया, टूरिज्म एक्सेट्रा, ये सब जो है, ठीक है, ये सब प्रोग्राम के थ्रू और ज़्यादा एक तरह से कल्चरल टाई या पीपल टू पीपल कनेक्शन भी इंडिया और श्रीलंका में बनाने का कोशिश चल रहा है। ये चौथा है डेवलपमेंटल कोऑपरेशन। श्रीलंका जो है एक बहुत बड़ा हमारा पार्टनर है और इंडिया इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में। इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे कई सारे कमिटमेंट इंडिया ने किए हैं। ये जो इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया ने कमिट किया टू बिल्ड 50,000 हाउसेज इन वॉर अफेक्टेड एरियाज़। तो इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क भी इंडिया ले रहा है। ये चौथा डायमेंशन हुआ। पांचवा हुआ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया और श्रीलंका में जो एक्सरसाइजेज हैं जैसे मित्र शक्ति, फिर SLN, FSFX, संवेदनर, स्लिनेक्स, ये सब आप मेंशन करोगे अपने आंसर में मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ये सारे पर्सपेक्टिव आपको एक तरह से 5 पर्सपेक्टिव मिल गया, एंगल मिल गया रिलेशनशिप डिफाइन करने को। अब बात है चैलेंजेस क्या है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप में। पहला तो कि चाइनीज़ कार्ड, मतलब कि देखो जो हमारे नेबर्स हैं चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, तो एक चीज़ देखा गया है कि ये लोग चाइना को चाइनीज़ कार्ड दिखाने लगते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये हेल्प कीजिए, नहीं तो हम चाइना के पास चले जाएंगे। तो चाइनीज़ कार्ड प्लेड बाय श्रीलंका, तो यही चीज़ श्रीलंका में भी देखा गया है। और साथ में जो चाइना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के थ्रू इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी एक चाइनीज़ पॉलिसी है जो कि जिसमें चाइना अलग अलग पोर्ट्स जैसे कि ग्वादर पोर्ट्स हो गया, हम्बन टोटा पोर्ट्स हो गया, इसके थ्रू इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है कि ट्रस्ट डेफिसिट। देखा गया कि इंडिया और श्रीलंका में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, जैसे कि कैंसिलेशन ऑफ द संपूर कोल पावर प्लांट, नॉट साइनिंग सेपा, सस्पेंशन ऑफ द काला सेंथुराई प्रोजेक्ट। तो ये सब दिखाता है कि एक तरह से दोनों देशों में ट्रस्ट डेफिसिट भी है। जो 13th अमेंडमेंट हुआ था टू द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन became a part of local stature as a direct result of Indian intervention। देखो जो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था 1987 में, उसी के कारण 13th अमेंडमेंट हुआ था श्रीलंका में। ये 13th अमेंडमेंट क्या है? 13th अमेंडमेंट बेसिकली बात करता है कि और ज़्यादा पावर डिवॉल्यूशन होना चाहिए श्रीलंका में। देखो जो तमिल माइनॉरिटीज़ है उनके पास पावर नहीं है और 13th अमेंडमेंट यही टारगेट कर रहा था कि जो लोकल लेवल पे है वहाँ पे पावर डिवॉल्व हो, ऐसा ना हो कि सेंट्रलाइज्ड हो और जो
जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसके पास सारा पावर सेंटर्ड हो जाए। तो 13th अमेंडमेंट के कारण भी तो ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे, एक तो चाइनीज़ कार्ड, दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट। तीसरा है आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी है वो भी एक तरह से स्टैग्नेशन देखा गया है। द श्रीलंकन इंडियन ऑयल कंपनी जो कि सब्सिडियरी है स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कंपनी कंट्रोल्स अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द ऑटो फ्यूल सप्लाई इन श्रीलंका। दिस इन्वेस्टमेंट वॉज फैसिलिटेड इन 2003। उस समय के बाद कुछ ज़्यादा एफडीआई स्ट्रेटेजिक एफडीआई नहीं जा रहा श्रीलंका में इंडिया से। तो एक तरह से एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी स्टैग्नेशन आ रहा है, ठीक है, वो भी कारण है। चौथा है फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात है कि दोनों कंट्रीज़ जो है तमिलनाडु हमारा स्टेट और श्रीलंका इधर, ये दोनों एक तरह से ओशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो तमिल फिशरमैन है वो श्रीलंकन वाटर में चले जाते हैं या श्रीलंकन फिशरमैन तमिल वाटर में आ जाता है, तो और फिर इनको पकड़ लिया जाता है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है स्पेशली तमिलनाडु के लिए। और जो कई बार तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो चले जाते हैं तलैमनार और कच्चाथिवु कोस्ट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है मैरीटाइम रिसोर्स में। और यही फिशरमैन फिर इन पे अटैक होता है बाय श्रीलंकन नेवी, जिसके कारण एक स्ट्रेस देखा गया है इंडिया और श्रीलंकन रिलेशनशिप में। ये जो कच्चाथिवु आइलैंड है ये अनहैबिटेड वॉल्केनिक आइलैंड है इन पार्क स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 1974 में द आइलैंड वाज सीडेड टू श्रीलंका, मतलब कि इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन फिर 1974 में इंडिया ने इसे श्रीलंका को दे दिया। और इस एग्रीमेंट के अनुसार इंडियन फिशरमैन हैड एक्सेस टू काथिचिवु फॉरेस्ट फॉर ड्राइंग ऑफ नेक्स्ट एंड फॉर द एनुअल सेंट एंथोनीज फेस्टिवल, बट इट डिड नॉट एंश्योर द ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स। मतलब कि जब ये कच्चाथिवु को आइलैंड जो है जब दिया गया श्रीलंका को, तब ये एग्रीमेंट हुआ कि इस आइलैंड को यूज़ किया जाएगा नेस्ट के ड्राइंग के लिए, रेस्ट करने के लिए, सेंट एंथोनी फेस्टिवल के लिए, लेकिन फिशिंग अलाउ नहीं किया, फिशिंग को इंक्लूड नहीं किया गया। और इसी के कारण प्रॉब्लम अराइज होता है, क्योंकि कई बार फिशरमैन चले जाते हैं श्रीलंकन वाटर्स में और इस आइलैंड के चारों तरफ और फंस जाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चौथा इशू है फिशरमैन इशू। तो इस तरह से हमने समझा क्या क्या चैलेंजेस हैं। फिर बात आता है कि रोड मैप क्या है, किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है। पहला तो रिजॉल्व करके फिशरमैन इशू, जैसे मैंने कहा, जो तमिल फिशरमैन है और जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रहा है इस कारण इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप में, उसको सॉल्व करके। दूसरा कनेक्टिविटी बिल्ड करके। तीसरा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रिलेशन और बेटर करके। चौथा रिलीजियस लिंक, क्योंकि देखिए बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा लिंकेज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसको भी यूज़ करके बेटर किया जा सकता है। पांचवा हैंडिंग ओवर अ सैक्रेड सीता टेम्पल स्टोन फ्रॉम श्रीलंका फॉर अ प्रपोज्ड राम टेम्पल इन अयोध्या। फिर छठा बुद्धिस्ट एक्सचेंज, जैसा मैंने कहा बुद्धिज़्म बहुत बड़ा कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इस तरह से हमने समझा कैसे इसको रिस्टोर किया जाए। अब देखते हैं कि श्रीलंका चाइना रिलेशनशिप के बारे में ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि इस गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला तो चाइना की आदत है, जैसा आपको पता होगा, कि चाइना देशों को बहुत इजीली उधार देता है, और लोग जो कंट्रीज इस उधार को ले लेते हैं वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो लौटा नहीं पाते हैं जो रकम है, और इंटरेस्ट भी बहुत हाई चार्ज होता है चाइना के द्वारा, तो वो भी नहीं लौटा पाते हैं, और इस कारण एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये हाल श्रीलंका का भी देखा गया है, ठीक है। दूसरा कि ट्रेड लास्ट 2 साल में देखा गया है कि बहुत बड़ा इम्पोर्टर हो गया है चाइना श्रीलंका के लिए, मतलब टॉप 2 इम्पोर्ट पार्टनर ऑफ श्रीलंका, और ये इंडिया को भी सरपास कर चुका है। पहले इंडिया टॉप में था, लेकिन अब चाइना है टॉप 2 में। अब उसके बाद अब समझते हैं कि जो रिसेंट प्रॉब्लम्स, मतलब कि अभी कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ये सब इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली क्या क्या हुआ। एक तो आपका स्क्रैपिंग द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट। दूसरा कि इसी में 70% ऑफ ट्रांसशिपमेंट बिजनेस इन द टर्मिनल इज लिंक्ड टू इंडिया। इट इज़ ऑल्सो ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉर इंडिया।
मतलब कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सडनली ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है इसको रोक दिया गया, जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए इंडिया को इससे हानि हुआ। दूसरा जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये एक चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया टू इंस्टॉल अ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये चाइना को दे दिया गया, ठीक है। और ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है इसको स्क्रैप कर दिया गया, जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली। फिर इश्यूज इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 2021 में देखा गया कि इंडिया ने रिफ्यूज़ किया टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ इट्स करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद श्रीलंका, कोटिंग कंसर्न अबाउट श्रीलंकन इकोनॉमिक क्लाइमेट। तीसरा इशू हुआ यही कि इंडिया ने जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका के साथ, उसको आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया। तो ये अभी कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव से देखो तो ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद है कि अब वे हेड, आगे का रास्ता क्या है। आगे का देखो तो पहले तो ऑफ कोर्स बात है कि प्रायोरिटाइज करना होगा कंट्रीज़ इंटरेस्ट को, मतलब कि ये श्रीलंका हमारा एक आइलैंड नेबर है जिसका हमें ध्यान देना है, और ध्यान ये भी देना है कि चाइना ज़्यादा इन्ग्रेस ना करे, चाइना ज़्यादा घुसे नहीं श्रीलंका को। तो एक तरह से डेवलपमेंटल एड और डेवलपमेंटल हेल्प हमें जारी रखना पड़ेगा। और डिफेंस के लिए भी हमारे लिए चाइना, मतलब कि हमारे लिए श्रीलंका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डिफेंस वाइज भी देखें, जो इंडियन ओशन रीजन है उसके लिए हमारा श्रीलंका से रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि लेवरेज स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन टू काउंटर चाइना, यानी कि जो इकोनॉमिक श्रीलंका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो, उसको डेवलपमेंटल एड मिले, और ताकि वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। तो इसमें इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे श्रीलंका चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसेगा उसी तरह उतना ही ज़्यादा इंडिया के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाएगा इंडियन ओशन में, जो कि इंडिया के लिए गलत होगा। तीसरा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहे वो बुद्धिज़्म के थ्रू हो, रिलीजन के थ्रू हो, या सॉफ्ट पावर के थ्रू हो, और दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कल्चरली भी हम लोग श्रीलंका से लिंक्ड हैं। चौथा कि रेसिप्रोकेट करना रिसेंट इनिशिएटिव, जो इंडिया का पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब नेबरहुड को वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो उसी में जरूरी है कि हम श्रीलंका को भी रखें, श्रीलंका को के साथ भी रिलेशनशिप डिपेंड करें, और जहाँ तक हो सके चाइना को रोके श्रीलंका में घुसने से। तो सबसे बड़ा तो अभी सरदर्द इंडिया के लिए चाइना ही बन के रखा है, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी हमेशा चाइनीज़ कार्ड प्ले करते रहते हैं। तो जरूरी है कि हम रेसिप्रोकेट करें द रिसेंट इनिशिएटिव। मार्च 2021 में क्या हुआ कि इंडिया ने अब्सटेन किया फ्रॉम क्रूशियल वोट ऑन श्रीलंकाज राइट रिकॉर्ड एट UNHRC इन जिनेवा। तो एक्चुअली जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं श्रीलंका में, उनके साथ उनके लिए UNHRC में एक रिजोल्यूशन आया था जिसको इंडिया ने अब्सटेन किया। ना उसने सपोर्ट किया ना वो अगेंस्ट में गया, बल्कि उसको अब्सटेन किया। तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंका के पास एक मैसेज गया कि इंडिया हमारे लिए अच्छा सोचा, उसका एक गुडविल गेस्चर इंडिया की तरफ से श्रीलंका की तरफ गया, तो जो कि सही हुआ। और इसी तरह के इनिशिएटिव इंडिया को आगे भी कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरह से हमने समझा इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप पे। तो आप कंक्लूजन में यही लिखोगे कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है दोनों, जहाँ पे दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ होना चाहिए। जैसे आपका सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, साथ में इंडियन ओशन जो है, इसको ज़रूरत है कि इसको एक जोन ऑफ पीस बनाना चाहिए, एक रीजनल इंटीग्रेशन करना चाहिए साउथ एशिया में, मतलब कि जोन ऑफ पीस होना चाहिए इंडियन ओशन। और साथ में जो साउथ एशिया है उसका रीजनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि सार्क जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसको स्टैग्नेट नहीं करने देना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, बिम्स्टेक का यूज़ करना चाहिए, और साथ में बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी और ज़्यादा हमें डीप करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझा कि वे अहेड क्या है। प्रायोरिटाइज करना कंट्रीज इंटरेस्ट पहला, दूसरा लेवरेज स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन टू काउंटर चाइना, तीसरा डिपेंड करना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, चौथा
टू रेसिप्रोकेट करना रिसेंट इनिशिएटिव। तो इस तरह से हमने समझ लिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए। थैंक यू।